सोनाली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरा नाम अंशिता है। जब मैं 10 साल का था, मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। मेरी एक बड़ी बहन थी, जिनकी उम्र उस समय 18 साल थी। जी हाँ, मैं अपनी बहन से पूरे 10 साल छोटा था। दीदी के जन्म के बाद मेरी माँ को लगा था कि वह फिर से माँ नहीं बन पाएंगी, लेकिन माँ को एक बेटा भी चाहिए था और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रार्थना की, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया। भगवान ने 10 साल बाद फिर से उन्हें माँ बनने का सौभाग्य दिया और तब मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता बेहद खुश थे। हम मिडिल क्लास परिवार से थे। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने फैसला किया कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज देंगे, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं पढ़ लिखकर एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं। उस समय दीदी की पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन मम्मी पापा की दीदी से कोई खास अपेक्षा नहीं थी। वे बस चाहते थे कि दीदी की पढ़ाई पूरी होने पर उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाए और वे अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं। उनके अधिकतर सपने मुझसे जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। मैं वहीं हॉस्टल में रहने लगा। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब मैं 10 साल का हुआ, तब मुझे अचानक मम्मी पापा की मौत की खबर मिली। मामाजी मुझे हॉस्टल से घर ले गए। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि चारों ओर रोने की आवाजें आ रही थीं। एक तरफ मम्मी का शव पड़ा था, दूसरी तरफ पापा का, और दीदी उनके पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। दीदी ने मुझे देखा तो पास बुलाकर मुझे गले लगाया और रोते हुए बोली, देखो अंशिता, मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। अब मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। कैसे मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी? वे चाहते थे कि तुम पढ़ लिखकर एक कामयाब बिजनेसमैन बनो, लेकिन वे दोनों हमें जल्दी छोड़ गए। अब हमारा क्या होगा? हम दोनों अनाथ हो गए। दीदी को देखकर मैं भी बहुत रोया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछे। मम्मी पापा का अंतिम संस्कार हो चुका था। उनकी मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हुई थी। पापा मम्मी को लेकर नाना नानी के घर जा रहे थे, जो हमारे घर से काफी दूर था। हाईवे पर एक कार ने पापा की बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों की हालत बहुत गंभीर हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब वे दोनों हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उनके निधन के बाद हमारे रिश्तेदार कुछ दिन हमारे साथ रहे, लेकिन फिर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और दीदी ही रह गए थे। दीदी मम्मी पापा को याद करके बहुत रोती थी और मुझसे कहती थी, अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं इस बड़े घर में कैसे रहूंगी? मम्मी पापा के बिना ये घर मुझे उनकी याद दिलाता रहेगा। मैंने दीदी से कहा, दीदी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दीदी बोली, नहीं अंशिता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, और यह तभी हो सकता है जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। अभी तो तुम सिर्फ तीसरी क्लास में हो, तुम्हें बहुत पढ़ना है। और मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद मुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। जितने सैक्रिफाइस मुझे करने हैं, उतने ही तुम्हें भी करने होंगे। हम दोनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और अब हम एक दूसरे का सहारा है। तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे नौकरी क्यों न करनी पड़े। कुछ दिनों बाद दीदी ने मुझे फिर से हॉस्टल भेज दिया। मम्मी पापा जब जिंदा थे, तब उन्होंने दीदी का रिश्ता मम्मी की सहेली के बेटे से तय कर दिया था। वह लड़का देखने में बहुत अच्छा था और मम्मी पापा को भी पसंद था। मम्मी की सहेली ने ही इस रिश्ते की शुरुआत की थी। उन्होंने मम्मी से कहा था कि उन्हें दीदी बहुत पसंद है और वह उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। मम्मी पापा दीदी की जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दीदी कम उम्र की थी और अभी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मम्मी की सहेली ने कहा कि अगर शादी जल्दी लग रही है तो पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता अभी तय कर लेते हैं। ऐसा न हो कि दीदी का रिश्ता कहीं और हो जाए। मेरी दीदी का नाम नीति था। इस तरह मम्मी पापा ने दीदी का रिश्ता फिक्स कर दिया, लेकिन शादी पढ़ाई पूरी होने के बाद की जानी थी। हमारे घर के हालात पहले बहुत अच्छे थे। मम्मी की सहेली आरती आंटी शामली में रहती थीं। उन्होंने अकेले ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश की थी। उनके पति का निधन तब हो गया था जब उनकी छोटी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। आरती आंटी ने नौकरी करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। उनके घर के हालात सामान्य थे, जबकि मेरे पापा अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे।
मम्मी उन्हें बताती थीं कि उन्होंने अभी से ही दीदी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब मम्मी पापा जिंदा थे तब आरती आंटी हमारे घर बहुत आती थीं, लेकिन उनके मरने के बाद उन्होंने हमें ज्यादा पलटकर नहीं देखा। दीदी का रिश्ता तो तय हो चुका था, लेकिन मम्मी पापा की मौत के बाद यह समझ नहीं आ रहा था कि दीदी की शादी कैसे होगी। मैं वापस हॉस्टल चला गया और अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। मेरे हॉस्टल का सारा खर्चा दीदी ही उठाती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब मैं जवान हुआ और दीदी की उम्र 30 साल हो गई, तब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मुझे घर लौटना था, क्योंकि अब मैं नौकरी करना चाहता था। दीदी ने अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा मेरी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए अपनी शादी भी नहीं की थी। मम्मी का जितना भी जेवर था, दीदी ने धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पर खर्च कर दिया था। मेरी साल भर की फीस दीदी की 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा होती थी और दीदी को अपना गुजारा भी करना होता था। इसलिए दीदी का ध्यान अपनी बचत पर नहीं गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जब घर लौटा तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ था। दरअसल मेरी और दीदी की फोन पर बात होती थी। दीदी मुझे बताती थीं कि वह नौकरी पर लगी हुई है और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है। उसके बाद रात की शिफ्ट के लिए जाती है। मैं रात के 1 बजे घर पहुंचा, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि दीदी अपनी ड्यूटी पर गई हुई है, इसलिए घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने दीदी को कॉल किया और कहा, दीदी मैं घर आ गया हूँ, कृपया आप भी घर आ जाइए। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े रहना। रात के 1:30 बजे तक दीदी घर लौट आईं और मैं दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने जल्दी से ताला खोला और हम दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। घर में कदम रखते ही मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने दीदी को बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मुझे नौकरी की तलाश शुरू करनी है। मेरी बात सुनकर दीदी थोड़ी हैरान हुईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ इस शहर में नौकरी करनी है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, क्या आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा? दीदी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वही कोई नौकरी ढूंढ लो। यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, कोशिश करने से भगवान भी मिलते हैं। मैंने अपने सभी दोस्तों से कह दिया है कि वे मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम करें। मेरी बात सुनकर दीदी परेशान दिखने लगीं। उन्हें मेरा यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और जब भी मैं यहाँ आता था, दीदी कहती थीं कि रात को ही घर आया करो। मैं कहता था कि दीदी, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाती है और आप भी ड्यूटी पर होती है। दीदी कहतीं, कोई बात नहीं, तुम जैसे ही पहुँचो मुझे कॉल कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी इतनी चिंता क्यों कर रही है। मैंने दीदी से कहा, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपने बहुत नौकरी कर ली, अब आपका भाई बड़ा हो गया है। मैं नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस सेट करना चाहता हूँ और मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। दीदी ने जवाब दिया, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ सकती, इतने सालों से काम कर रही हूँ, अचानक छोड़ना सही नहीं होगा। कंपनी के लोग क्या कहेंगे? उनकी बात सुनकर मैं मान गया, लेकिन मैंने कहा, दीदी अब मुझे आरती आंटी से भी बात करनी है। आखिर आपकी शादी कब होगी? मेरी बात सुनते ही दीदी का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, शादी हो जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन मैंने जोर देकर कहा, आरती आंटी ने आपकी शादी की बात बहुत समय पहले से टाल दी है। पहले तो वह मम्मी पापा के सामने जल्दी शादी करने की बात करती थीं, लेकिन अब जब से मम्मी पापा नहीं रहे, उन्होंने आपकी शादी का जिक्र भी नहीं किया है। और आप मेरी पढ़ाई में इतनी उलझी रहीं कि आपकी उम्र भी बढ़ती गई। दीदी ने धीरे से कहा, अब आरती आंटी हमारी शादी की बात नहीं करती, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी मैं आपकी और विराज भैया की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। विराज भैया को देखे हुए भी काफी समय हो गया है। जब मम्मी पापा थे तब उनकी सगाई हुई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों आरती आंटी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। अगले दिन मैं इंटरव्यू देने गया और मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था और सबसे पहले यह खबर दीदी को बताने के लिए घर पहुंचा, लेकिन दीदी अपनी ड्यूटी पर जा चुकी थीं। मैंने शाम के 5 बजे का इंतजार किया। जब दीदी घर आईं तो मैंने उन्हें यह खबर सुनाई।
दीदी बहुत खुश हुईं। फिर दीदी ने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। जब मैं दोस्तों से मिला तो एक अजीब बात सामने आई। हम 3 दोस्त थे और हम हमेशा साथ घूमते थे। लेकिन इस बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मैंने पूछा, क्यों, क्या हो गया? उसने कहा, यह बात तुम अपनी दीदी से जाकर पूछो। हम ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते जिसकी बहन का चरित्र सही नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, आप लोग मेरी दीदी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं घर वापस आ गया और देखा कि दीदी तैयार हो रही थीं। मैंने गौर किया कि जब भी दीदी नाइट शिफ्ट पर जाती थीं, तो वे अच्छे से कपड़े पहनकर और मेकअप करके जाती थीं। मैंने उनसे पूछा, दीदी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? दीदी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? दीदी ने जवाब दिया, तैयार होकर जाना पड़ता है, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। मैंने कहा, दीदी, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग गई है, अब आप आराम करें। दीदी मुस्कुराई और बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं ऑफिस में बात करूंगी, उसके बाद ही नौकरी छोड़ दूंगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली और दीदी घर से निकल गईं। लेकिन मैं अपने दोस्तों की बात से बहुत परेशान था। अगले दिन से मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरी दीदी ने बहुत त्याग किया था और अब मैं चाहता था कि वह भी आराम करें। लेकिन मन में कुछ सवाल रह गए थे जिनका जवाब मुझे जल्द ही मिलना था। मैंने दीदी को कॉल किया और कहा, दीदी, मैं घर आ गया हूँ, कृपया आप भी घर आ जाइए। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े रहना। रात के 1:30 बजे तक दीदी घर लौट आईं और मैं दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने जल्दी से ताला खोला और हम दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। घर में कदम रखते ही मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने दीदी को बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मुझे नौकरी की तलाश शुरू करनी है। मेरी बात सुनकर दीदी थोड़ी हैरान हुईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ इस शहर में नौकरी करनी है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, क्या आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा? दीदी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वही कोई नौकरी ढूंढ लो। यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, दीदी, आप चिंता मत कीजिए, कोशिश करने से भगवान भी मिलते हैं। मैंने अपने सभी दोस्तों से कह दिया है कि वे मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम करें। मेरी बात सुनकर दीदी परेशान दिखने लगीं। उन्हें मेरा यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और जब भी मैं यहाँ आता था, दीदी कहती थीं कि रात को ही घर आया करो। मैं कहता था कि दीदी, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाती है और आप भी ड्यूटी पर होती है। दीदी कहतीं, कोई बात नहीं, तुम जैसे ही पहुँचो मुझे कॉल कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी इतनी चिंता क्यों कर रही है। मैंने दीदी से कहा, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपने बहुत नौकरी कर ली, अब आपका भाई बड़ा हो गया है। मैं नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस सेट करना चाहता हूँ और मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। दीदी ने जवाब दिया, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ सकती, इतने सालों से काम कर रही हूँ, अचानक छोड़ना सही नहीं होगा। कंपनी के लोग क्या कहेंगे? उनकी बात सुनकर मैं मान गया, लेकिन मैंने कहा, दीदी, अब मुझे आरती आंटी से भी बात करनी है। आखिर आपकी शादी कब होगी? मेरी बात सुनते ही दीदी का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, शादी हो जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन मैंने जोर देकर कहा, आरती आंटी ने आपकी शादी की बात बहुत समय पहले से टाल दी है। पहले तो वह मम्मी पापा के सामने जल्दी शादी करने की बात करती थीं, लेकिन अब जब से मम्मी पापा नहीं रहे, उन्होंने आपकी शादी का जिक्र भी नहीं किया है। और आप मेरी पढ़ाई में इतनी उलझी रहीं कि आपकी उम्र भी बढ़ती गई। दीदी ने धीरे से कहा, अब आरती आंटी हमारी शादी की बात नहीं करतीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी, मैं आपकी और विराज भैया की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। विराज भैया को देखे हुए भी काफी समय हो गया है। जब मम्मी पापा थे तब उनकी सगाई हुई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों आरती आंटी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। अगले दिन मैं इंटरव्यू देने गया और मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी मिल गई।
मैं बहुत खुश था और सबसे पहले यह खबर दीदी को बताने के लिए घर पहुंचा। लेकिन दीदी अपनी ड्यूटी पर जा चुकी थीं। मैंने शाम के 5 बजे का इंतजार किया। जब दीदी घर आईं तो मैंने उन्हें यह खबर सुनाई। दीदी बहुत खुश हुईं। फिर दीदी ने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। जब मैं दोस्तों से मिला तो एक अजीब बात सामने आई। हम 3 दोस्त थे और हम हमेशा साथ घूमते थे। लेकिन इस बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मैंने पूछा, क्यों, क्या हो गया? उसने कहा, यह बात तुम अपनी दीदी से जाकर पूछो। हम ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते जिसकी बहन का चरित्र सही नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, आप लोग मेरी दीदी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं घर वापस आ गया और देखा कि दीदी तैयार हो रही थीं। मैंने गौर किया कि जब भी दीदी नाइट शिफ्ट पर जाती थीं, तो वे अच्छे से कपड़े पहनकर और मेकअप करके जाती थीं। मैंने उनसे पूछा, दीदी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? दीदी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? दीदी ने जवाब दिया, तैयार होकर जाना पड़ता है, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। मैंने कहा, दीदी, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग गई है, अब आप आराम करें। दीदी मुस्कुराई और बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं ऑफिस में बात करूंगी, उसके बाद ही नौकरी छोड़ दूंगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली और दीदी घर से निकल गईं। लेकिन मैं अपने दोस्तों की बात से बहुत परेशान था। अगले दिन से मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। पहले ही दिन ऑफिस के बॉस मुझसे बहुत प्रभावित हो गए थे। मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन मोहल्ले के दोस्तों ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी थी। अगर वे कभी रास्ते में मिल भी जाते तो मुझसे बात नहीं करते थे। मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम श्रेया था। श्रेया से मेरी मुलाकात ऑफिस में हुई थी। वह भी वहां नई नई नौकरी करने आई थी और मैं भी वहां नया था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन श्रेया ने मुझे बताया कि वह पहले इसी शहर में रहती थी, लेकिन अब अपनी मां के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। उसका भाई अब भी यही नौकरी करता है, लेकिन वह कुछ दिनों से काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ है, इसलिए वह अपने पुराने घर में अकेली रहती है। श्रेया ने कहा कि उसकी मां अब उसकी शादी जल्दी करना चाहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी उम्र निकल जाए। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी दीदी से बात करूं ताकि उसकी मां को मनाया जा सके। मैंने श्रेया से कहा कि मैं दीदी से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं उनकी शादी करवाना चाहता हूं। जब मैं घर पहुंचा तो दीदी घर पर थीं। मैंने उनसे कहा, दीदी, अब आपको नौकरी छोड़नी होगी और मुझे बताओ कि आरती आंटी कहाँ है? मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर दीदी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, मम्मी पापा ने आपके लिए रिश्ता तय किया था और आपकी शादी की उम्र भी निकल रही है। आखिर आपकी शादी कब होगी? दीदी ने कहा, शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? और मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने कहा, दीदी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। उसकी मां उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती है, लेकिन अपनी शादी से पहले मैं आपका घर बस्ता देखना चाहता हूं। दीदी ने कहा, अच्छा, तो यह बात है। तुम मुझे उस लड़की और उसकी मां से मिलवा दो, मैं खुद उनकी शादी करवा दूंगी। मेरी शादी की चिंता मत करो। मैंने कहा, नहीं दीदी, इस तरह तो आप सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रह जाएंगी। आप आरती आंटी से बात करवाओ। दीदी ने अपना मोबाइल दिया और कहा, लो, तुम खुद आरती आंटी को कॉल लगा लो। मैंने आरती आंटी के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ था। मैंने कहा, नंबर बंद जा रहा है। दीदी ने कहा, उन्हें अब मेरी शादी नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने अपने नंबर को बंद कर रखा है। तुम मेरी शादी की फिक्र मत करो, मैं अपनी नौकरी कर रही हूं और खुश हूं। मेरी शादी हो जाएगी, तुम इसकी परवाह मत करो। मैंने दीदी को श्रेया की फोटो दिखाने की कोशिश की, तभी अचानक मेरे बॉस की कॉल आ गई। मैं उनसे बात करने के लिए घर से बाहर निकल गया, क्योंकि घर के अंदर आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। जब मैं कॉल पर बात कर रहा था, तो पड़ोस के कुछ लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे।
मैं हैरान था और उनसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? वह आदमी कहने लगा, भाई तू तो शरीफ लगता है, लेकिन तेरी बहन न जाने क्या क्या करती है। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? वह आदमी बोला, सारा मोहल्ला तेरी बहन की सच्चाई जानता है। तुम्हें नहीं पता कि वह सच सवर कर न जाने कहाँ जाती है। जरूर गलत काम करती होगी, तभी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं कर रही है। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन गुस्से में भी मैं घर नहीं गया। मैंने सोचा कि सिगरेट खरीदने चला जाऊं। आज पहली बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैं घर वापस आया तो दीदी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थीं। मैंने दीदी से कहा, आज आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगी। दीदी हैरान होकर बोली, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तुम्हारा खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल भी किया, लेकिन तुमने कॉल भी रिसीव नहीं की। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है और अब से आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगी। बस घर में रहो और मुझे बताओ कि आरती आंटी कहाँ रहती है। कल मैं वहां जाकर उनसे आपकी शादी के बारे में अंतिम बात करके आऊंगा। अगर वह अपने बेटे की शादी आपके साथ करना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए कहीं और रिश्ता ढूंढूंगा। मेरी बात सुनकर दीदी थोड़ी नाराज हो गई और बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि न तो मैं अभी नौकरी छोड़ सकती हूँ और नहीं मुझे अभी शादी करनी है। शादी हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मेरी मुलाकात उस लड़की से करवा दो। मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मगर मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं कुछ नहीं जानता, आज से आप नौकरी पर नहीं जाएंगी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। आपको नहीं पता कि आपकी वजह से मुझे लोगों की कितनी बुरी बातें सुननी पड़ती है। क्या लोग सही कहते हैं कि आप कोई गलत काम करती है? मेरे दोस्त भी आपकी वजह से मुझसे दूर हो गए हैं। दीदी हैरान होकर बोली, मैंने तो तुम्हारे दोस्तों से कभी कुछ नहीं कहा। मेरी वजह से वे तुमसे दूर कैसे हो सकते हैं? मैंने जवाब दिया, आप कोई गलत काम करती है। मेरे दोस्त ही नहीं, मोहल्ले वाले भी यही कहते हैं। दीदी रोते हुए बोली, नहीं नहीं, यह किसी ने तुम्हें गलत बताया है। मैं कोई गलत काम नहीं करती। मेरी बात पर भरोसा करो। मोहल्ले वाले या तुम्हारे दोस्त मुझे इसलिए बुरा कहते होंगे क्योंकि यहाँ अकेली रहती हूँ। अगर एक जवान लड़की रात में काम के लिए बाहर जाए और सुबह वापस आए तो लोग यही सोचते हैं कि वह कोई गलत काम कर रही है, लेकिन कोई हमारी मजबूरी को नहीं समझता। यही वजह है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई गलत काम नहीं करती। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पर भरोसा कर लूंगा, लेकिन आपको यह नौकरी छोड़नी होगी। आप क्या काम करती है यह आप ही जानती होंगी। दीदी अपनी जिद पर अड़ी रहीं कि वह इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ सकती। मुझे दीदी पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा, ठीक है, अगर नौकरी इतनी प्यारी है तो मैं इस घर से चला जाता हूँ। फिर आप यहाँ अकेली रहो जैसे पहले रहती थीं। मुझे लोगों की बातें सुनने की सहनशक्ति नहीं है। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गया। दीदी मुझे रोती रह गईं। पूरी रात मैं घर से बाहर इधर उधर भटकता रहा। दीदी ने मुझे कई बार कॉल किया और कहा, प्लीज घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोचा, मुझे दीदी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए सुबह मैं घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो दीदी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह रो रो कर परेशान हो गई थीं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वह कोई गलत काम नहीं करती और 1 हफ्ते के बाद नौकरी छोड़ देंगी। मैंने उनकी बात मान ली थी। उधर आरती आंटी का नंबर नहीं लग रहा था और नहीं उनके बारे में मुझे कुछ पता था कि वह कहाँ रहती है। विराज भैया के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। श्रेया बार बार मुझे कॉल करके कह रही थी, प्लीज अपनी दीदी और मेरी मम्मी की आपस में बात करवा दो। मेरी मम्मी कल रात की ट्रेन से मेरे पास आ गई है। मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मम्मी तुमसे और तुम्हारी बहन से मिलना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी दीदी से बात करता हूँ, लेकिन विराज भाई और आरती आंटी का तो कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं श्रेया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। दीदी भी श्रेया को अपनाने के लिए तैयार थीं। उन्होंने कहा, मैं लड़की की माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम उन्हें बुलाना चाहते हो
तो बुला सकते हो। उस दिन मैंने और दीदी ने दोनों ने ही ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। श्रेया अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आने वाली थी। दोपहर के 2 बजे वे आने वाली थीं। मैंने उनके स्वागत के लिए नाश्ते पानी का अच्छी तरह इंतजाम किया था। दीदी ने भी घर की सफाई अच्छे से कर ली थी। अब हम लोग श्रेया और उसकी मम्मी के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने श्रेया को अपने घर की लोकेशन भेज दी थी। आधे घंटे बाद वे लोग हमारे घर पहुंच गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि श्रेया के साथ जो महिला थी वह कोई और नहीं बल्कि आरती आंटी थीं। वह घर के अंदर आते हुए चारों तरफ देख रही थीं। दीदी और मैं आरती आंटी और श्रेया को देखकर हैरान रह गए थे, जबकि आरती आंटी और श्रेया भी हमें हैरानी से देख रही थीं। आरती आंटी ने श्रेया से कहा, क्या तुम इस घर में अपना रिश्ता करना चाहती हो? अब मैं समझी। फिर उन्होंने मेरी दीदी की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारी बात मेरे घर में नहीं चली, तो अब तुमने मेरी बेटी को अपने भाई के साथ फंसा लिया। दीदी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप लोग बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन आरती आंटी बोलीं, अरे, मैं तो इस घर का गिलास पानी भी नहीं पीना चाहती। मैं तो यहाँ अपनी दोस्त की वजह से आती थी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का कर दिया था, लेकिन अब मैं उस गलती को नहीं दोहराना चाहती। मैं अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ और अब मैं अपनी बेटी को इस घर में नहीं दूंगी। आरती आंटी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तो फिर आपने अपने बेटे का रिश्ता मेरी दीदी के साथ क्यों किया था? आपकी वजह से मेरी दीदी न जाने कब से कुंवारी बैठी है। आरती आंटी ने ताने मारते हुए कहा, तो फिर कर क्यों नहीं देते अपनी बहन की शादी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस रिश्ते से मुक्त हो जाए, लेकिन वह जिद पर अड़ा है कि शादी करेगा तो इससे ही करेगा। मगर मैंने फैसला कर लिया है कि भले ही वह सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहे, मैं उसकी शादी यहाँ नहीं होने दूंगी। वह आगे बोलीं, विराज मेरा इकलौता बेटा है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम लोगों की हालत इतनी खराब हो जाएगी। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी शादी में सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऊंचे परिवार की खूबसूरत लड़की से करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो भी मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहू नहीं बनाती। अब मैं न तो उसे अपने घर की बहू बना सकती हूँ और नहीं अपनी बेटी को इस घर में देना चाहती हूँ। आरती आंटी की बातें सुनकर मेरी बहन जोर जोर से रोने लगी और श्रेया भी रोने लगी। मैंने आरती आंटी से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो अब हम भी आपके घर से रिश्ता नहीं करना चाहते। आप देखना, मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। और फिर श्रेया, तुम्हारी मां बहुत लालची औरत है। हम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारी मां की वजह से मेरी बहन की इतनी उम्र हो गई है। वह तुम्हारे भाई से इतना प्यार करती है कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। श्रेया हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज अंशिता, मुझे इस सब की सजा मत दो। आरती आंटी ने श्रेया से कहा, चलो चुपचाप यहाँ से चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस मोहल्ले में किसी से मिलाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आओगी, मगर मुझे नहीं पता था कि जिस घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, तुम उसी के घर के लड़के से शादी करना चाहती हो। वह जबरदस्ती श्रेया का हाथ पकड़कर उसे हमारे घर से बाहर ले गई। उस दिन हम दोनों भाई बहन बहुत फूट फूट कर रोए थे और हमें अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद हमें यह दिन न देखना पड़ता। रोते रोते हमें रात हो गई। हम दोनों भाई बहन में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। श्रेया की मुझे बार बार कॉल आ रही थी और मैंने परेशान होकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसी तरह रात के 12 बज गए थे। मैंने देखा कि दीदी तैयार हो रही थीं और वह नौकरी पर जाने वाली थीं। मैंने दीदी से कहा, दीदी, आप फिर से नौकरी पर जा रही हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप अब रात की ड्यूटी पर नहीं जाओगी। अगर आपको नौकरी करनी है तो दिन की करनी पड़ेगी। मैं रात की ड्यूटी के सख्त खिलाफ हूँ। दीदी कहने लगीं, ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अब इस काबिल हो गया है कि वह मेरा और घर का खर्च आराम से उठा सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी। मैं दिन की भी और रात की भी, दोनों ही टाइम की नौकरी छोड़ दूंगी। मगर मुझे आज जाने दो, प्लीज। मैं इसे अपना आखिरी दिन मानकर जा रही हूँ। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। दीदी की बात सुनकर मैंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी।
दीदी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल चुकी थीं और मैं देखना चाहता था कि दीदी ऐसा कौन सा काम करती है। मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। रात के 12 बज चुके थे और दीदी काफी दूर तक चलकर एक घर के अंदर चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे उसी घर में घुस गया। यह बहुत बड़ा घर था जहां एक नौकरानी काम कर रही थी। दीदी को देखते ही उसने कहा, आ जाइए मालकिन, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चुपचाप खड़ा रहा। न तो दीदी ने मुझे देखा और न ही नौकरानी ने। दीदी एक कमरे के अंदर चली गईं और मैं बाहर खड़ा रहा। कमरे के अंदर एक बीमार आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। दीदी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और दवा दी। फिर दीदी कहने लगीं, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास आखिरी बार आई हूँ क्योंकि अंशिता मुझे गलत समझता है। मैंने उसे वादा किया है कि आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। तुम्हारी मम्मी और बहन भी आज हमारे घर आई थीं और उन्होंने अंशिता और श्रेया के रिश्ते से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को बहुत कुछ सुनाया। यह देखकर मैं दंग रह गया कि वह बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि विराज भैया थे। विराज भैया बहुत कमजोर हो गए थे। आखिर उन्हें क्या हुआ था और मेरी दीदी यहाँ क्यों आई थीं? विराज भैया ने दीदी की बात सुनकर कहा, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं खुद माँ से बात करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी माँ लालची औरत है। मैं ठीक हो जाऊं तो सब ठीक कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दीदी रो रही थीं और विराज भैया उन्हें समझा रहे थे, अगर तुम्हारा भाई यही चाहता है तो तुम कल से यहाँ मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी जगह काम करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने मेरी नौकरी संभाली हुई है। मेरे पैसे से तुम अपना घर चला रही हो और मेरे घर पैसे भी भेज देती हो। तुम्हारी मेहनत मैं नहीं भूलूंगा। विराज भैया की बातें सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगीं और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं अपनी बहन को कितना गलत समझता था। आज मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई थी। मैं उल्टे कदमों से वापस घर चला आया और मुझे उन लोगों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जो मेरी दीदी को गलत समझते थे। यह सच है कि लोग अकेली जवान लड़की पर इल्जाम तो लगा देते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि अगर वह रात में घर से बाहर निकलती है तो उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। हर लड़की रात के अंधेरे में गलत काम करने के लिए ही घर से नहीं निकलती। कुछ मेरी बहन की तरह मजबूर भी होती है। मैं घर आया तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 6 बजे मैं दीदी के आने का इंतजार कर रहा था। दीदी अपनी फिक्स टाइम पर घर आईं। जैसे ही वह घर आईं, मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहने लगा, दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी ने कहा, क्या हुआ, तुम सोए नहीं हो? मुझे लगा था कि तुम सो रहे होगे। मैंने कहा, दीदी मैं रात को आपका पीछा करते हुए गया था और सारी सच्चाई जान चुका हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कई बार बदतमीजी की है, लेकिन अगर आप मुझे यह सब बता देती तो शायद मैं आपको कभी गलत नहीं समझता। दीदी ने कहा, मैं तुम्हें यह सब कैसे बताती? विराज का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोट आई थी। जब तुम यहाँ आए तो मैंने सोचा था कि तुम्हें यह बात बता दूं, लेकिन यह सोचकर नहीं बताया कि तुम मुझे गलत समझोगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तुम दूसरों की बातों में आकर मुझे गलत समझने लगे थे। इसलिए तुम्हें बता रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही कोई गलत काम करती हूँ। आरती आंटी ने मना किया था कि वह अपने बेटे की शादी मेरे साथ नहीं करवाएंगी क्योंकि अब हम पहले की तरह संपन्न नहीं रहे। विराज एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था और उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। मम्मी पापा के मरने के बाद आरती आंटी ने शहर छोड़ दिया, लेकिन विराज यही नौकरी करता रहा। वह हर बार अपनी माँ से मेरी शादी की बात करता, लेकिन आंटी ने साफ मना कर दिया। विराज ने जिद पकड़ी कि वह मुझसे ही शादी करेगा, इसलिए वह अपनी माँ से दूर यहाँ नौकरी करता रहा और मुझसे भी मिलता रहा। मैं भी उसी कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करती थी। विराज अपनी सैलरी से कुछ पैसे मुझे भी देता था, जिससे मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। इससे पहले दीदी ने काफी संघर्ष किया था। कई साल इस तरह से बीत गए। आरती आंटी हमारी शादी की बात ही नहीं कर रही थीं और विराज भी अपनी माँ और बहन से अलग रह रहा था। विराज उनसे मिलने नहीं जाता था, बस अपनी सैलरी उन्हें भेज देता था। मेरे पास कुछ पैसे मेरी सैलरी के होते थे और थोड़े से पैसे विराज भी मुझे दे देता था, लेकिन उन पैसों से तुम्हारी पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कंपनी में नाइट ड्यूटी करना शुरू कर दी थी। ऑफिस का सारा काम मैं रात में जाकर करती थी। विराज आरती आंटी को मनाते मनाते थक गया था
लेकिन वो नहीं मान रही थीं। इसलिए विराज ने तय किया कि वह चुपचाप मुझसे शादी कर लेगा, ताकि हमें कोई अलग न कर सके और हमारा रिश्ता भी सही तरीके से हो जाए। मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि विराज ने मना कर दिया था। वह कह रहा था कि वह अपना बिजनेस सेट कर रहा है और जब कामयाब हो जाएगा तब वह खुशी खुशी यह खबर अपनी माँ और तुम्हें भी बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तुम्हारे आने से 2 महीने पहले विराज का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में वह बुरी तरह से घायल हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि विराज का खास ख्याल रखना पड़ेगा। विराज को डर था कि अगर उसकी माँ और बहन को उसके एक्सीडेंट की खबर मिलेगी तो वे बहुत परेशान हो जाएंगी। इसलिए उसने उन्हें बता दिया था कि वह इस समय काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद विराज अपने घर नहीं गया, बल्कि अपने एक दोस्त के घर चला गया, जहां उसने अपनी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। दिन में नौकरानी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन रात को मैं उसका ख्याल रखने के लिए वहां चली जाती थी। तब नौकरानी अपने घर लौट जाती थी। एक दिन विराज ने मुझसे कहा कि मैं उसकी जगह ऑफिस में नौकरी कर लूं। उसने कहा कि वह ऑफिस में बात कर लेगा और मुझे उसकी सैलरी के बराबर तनख्वाह मिलेगी, जो मेरी सैलरी से कई गुना ज्यादा थी। विराज ने कहा कि अगर मैंने उसकी जगह नौकरी नहीं की तो उसकी नौकरी किसी और को दे दी जाएगी और वह ठीक होने के बाद अपनी पोस्ट पर वापस आ सकता है। मैंने विराज की जगह उसकी कंपनी में नौकरी करने की जिम्मेदारी ले ली थी। मैं भी काबिल थी, इसलिए मुझे आसानी से विराज की जगह असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। इस तरह मैं अपने और अपने पति दोनों का ख्याल रख रही थी। अभी तक आरती आंटी को यह नहीं पता था कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और नहीं उन्हें यह मालूम था कि उनका बेटा बहुत बीमार है। भगवान की कृपा से विराज जल्दी ही ठीक हो जाएगा और अब उसने सोच लिया है कि वह मुझे लेकर कहीं दूर चला जाएगा। मैं भी चाहती हूं कि तुम्हारी शादी श्रेया से करवा दूं, लेकिन आरती आंटी इस रिश्ते से साफ इनकार कर चुकी है। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि दीदी, आप चिंता मत करो, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विराज भैया की सेवा में करूंगा और आप उनकी जगह ऑफिस में जाकर नौकरी करें। रात को मैं विराज भैया के पास चला जाया करूंगा। इस तरह हम दोनों भाई बहन ने मिलकर विराज को पूरी तरह से ठीक कर लिया था और फिर विराज भैया और मेरी दीदी एक साथ अपनी जिंदगी में खुश हो गए थे। विराज भैया ने अपनी मां को सारी सच्चाई बता दी थी। उन्होंने इस पर गुस्सा तो बहुत किया था, लेकिन एक दिन वे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गईं और उन्होंने अपने किए की माफी हम सबसे मांग ली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्रेया मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी मां ने उसके भाई की भी शादी मेरी बहन के साथ नहीं होने दी और फिर उन दोनों की उम्र भी बढ़ गई, तो उसे लगा कि उसकी मां मुझे भी श्रेया से अलग कर देंगी। इसलिए श्रेया ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आरती आंटी श्रेया से बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वे अपनी बेटी की जिद के आगे हार गईं। एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे की जिद नहीं मानी थी, मगर बेटी ने ऐसा मकाम पैदा कर दिया कि उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी और फिर उन्हें झुकना ही पड़ा। जब आरती आंटी को पता चला कि मेरी दीदी ने उनके बेटे का कितना ख्याल रखा और अपनी मेहनत से उनकी बेटी की पोस्ट की सैलरी भी उन्हें हर महीने भेजती रही, तब उनके दिल में दीदी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। इस तरह उन्होंने दीदी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर मेरी शादी श्रेया के साथ करवा दी। विराज भैया ने अब अपना बिजनेस सेट कर लिया है। जब वे नौकरी करते थे तब भी उनकी अच्छी खासी चलती थी और जब वे अपनी सैलरी अपने घर भेजते थे तो आरती आंटी को घमंड हुआ करता था कि उनका बेटा ज्यादा पैसे कमाता है। इसी वजह से उन्होंने मेरी दीदी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। आरती आंटी को अपने किए पर पछतावा होता है और विराज भैया और दीदी भी बहुत खुश है। मैं भी अपनी पत्नी श्रेया के साथ आज बहुत खुश हूँ। इस तरह हम दोनों भाई बहन की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही है। आरती आंटी अब हम सबसे बहुत प्यार करने लगी है और पुरानी सारी बातें भूल गई है। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जिन्होंने मेरी दीदी पर गलत इल्जाम लगाए थे। हमें कभी भी किसी पर शक के आधार पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मेरी दीदी यह सब कुछ मजबूरी में कर रही थी और लोग समझते थे कि मेरी दीदी गलत काम कर रही है। मुझे भी आज अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिसने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में अपनी जवानी कुर्बान कर दी, उस बहन पर मैंने शक किया था। आज मैं कामयाब इंसान हूँ, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। मेरे मम्मी पापा ने जो सपना देखा था
वह सिर्फ मेरी बहन की वजह से पूरा हो सका था। भगवान से दुआ है कि हर किसी को मेरी जैसी बहन मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।